नमस्कार। नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए शुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम में भी आप सर्च करके यहाँ पे नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य में आप जुड़ सकते हैं ताकि वहाँ पे पोल क्रिएट किए जा रहे हैं, क्विज कराए जा रहे हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास टेट, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा से संबंधित प्रश्न और विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। रासो साहित्य का विस्तृत रूप से अध्ययन हम कर रहे हैं और आगे हम चलिए चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपके लिए मैं जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके लिए एक प्रश्न ज़रूर डालती हूँ जिसमें आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। पहला आपके लिए प्रश्न है, राम कुमार वर्मा ने ना साहित्य का जो समय काल है वो क्या स्वीकार किया है? कौन सा समय काल स्वीकार किया है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, चलिए रासो साहित्य के बारे में जान लेते हैं। रासो साहित्य क्या है? यदि दोस्तों, जैसे मैंने इसके पहले वीडियो डाला हुआ है जैन साहित्य और नाथ साहित्य, तो आप उसके बारे में भी आप सुन सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। तो तब आपको बहुत अच्छे से ये रासो साहित्य भी समझ आ जाएगा। तो चलिए, रासो साहित्य। जैन रासो काव्य जो है वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान रहे हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ, जैन जो रासो काव्य रहा है वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान रहे हैं। परंतु जब रासो ग्रंथ के बारे में हम करते हैं तो ग्रंथ की रचना के बारे में चर्चा करते हैं तो वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ रही है। जो रासो ग्रंथ रहे हैं वो वीर गाथात्मक रहे हैं। इसकी विषय वस्तु की बात करूँ तो मूल रूप से जो संबंध रहा है वो राजाओं के चरित्र के तथा प्रशंसा की बात रही है। मतलब जो राजाओं के आश्रम में रहते थे और कुछ जो रचयिता थे वो उनकी प्रशंसा ही ज़्यादा करते थे क्योंकि राजा की वीरता का वर्णन होता है, बखान उनके होते हैं। तो जिससे यहाँ पे हमें साहित्य में, रासो साहित्य में वीर रस प्रधान अधिक दिखाई देता है। रासो ग्रंथ के विषय में हम जानने से पूर्व रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी जान लेना उचित है क्योंकि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसके बहुत बारे में इसके प्रश्न बहुत बार बनते हैं। साथ साथ में आपको मैं प्रश्न किस तरह से बनते हैं और पुराने प्रश्न के माध्यम से भी आपको मैं अवगत कराऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इतना ही जान लीजिए कि वीर गाथात्मक परख रासो ग्रंथों में मिलती है और इन काव्य की विषय वस्तु यहाँ पे हम देखेंगे रचनाओं के माध्यम से जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं रासो साहित्य के बारे में। रासो काव्य जो है हिंदी के आदिकाल के अंतर्गत है, रचित ग्रंथ है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं मैंने अभी भी आपको बताया है। पृथ्वीराज रासो, आपने सुना भी होगा इनका नाम। पृथ्वीराज रासो जो है प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है। रास साहित्य जैन परंपरा से संबंधित है। बिल्कुल, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आप वहाँ पे पिछले वीडियो में जाकर सुन लीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है यहाँ की भाषा है वो डिंगल भाषा है और रास और रासो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किस तरह से हुई है, कुछ मत जो है विद्वान के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं और दुविधा बन जाती है, तो बहुत कंठस्थ कर लीजिए। जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे रास के बारे में, जो रास और रासो जो शब्द की उत्पत्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रास जो है नंद दुलारी वाजपेयी ने, रासक जो है देख लीजिए, रासक के नाम आते हैं कि रासक जो शब्द है वो किन लोगों ने माना है। तो चंद्रबली पांडे, दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ध्यान रख लीजिएगा 5 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने रासक शब्द की उत्पत्ति मानी है। फिर से एक बार पुनः, चंद्रबली पांडे, डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, ये रासक शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। रसिक शब्द की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। रसिक शब्द किसने माना है? तो रसिक शब्द है नरोत्तम स्वामी। चौथा आप देख रहे हैं राजसूय। राजसूय जो है गार्सदत्ता से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है इसके बारे में। राजसूय शब्द जो है वो गार्सदत्ता ने स्वीकार किया है। राजयश हर प्रसाद
शास्त्री। तो दोस्तों इस तरह से याद रख लीजिए, हरप्रसाद शास्त्री। हर कोई यश पाना चाहता है, तो हरप्रसाद शास्त्री ने राज यश के बारे में चर्चा की है, राज यश शब्द स्वीकार किया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने रसायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द स्वीकार किया है। रहस्य कविराज श्यामल दास, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। तो 2 नाम इनके आते हैं, ये इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा, कविराज और काशी। तो 2 ऐसे शब्द हैं जो रहस्य यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा और बार बार रिविज़न करते रहिए ताकि आपको ये याद हो जाए। तो ये सारे जो प्रश्न हैं 7 हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, अगली की ओर चलते हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ क्या हुए हैं? इसमें आपको मैंने बताया है कि रासो साहित्य हुए हैं, तो रासो प्रमुख हुए हैं यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति नालह, परमाल रासो जगनेक, हमीर रासो शांगधर, खुमान रासो दलपति मिश्र, विजयपाल रासो नलसिंह भाट, बुद्धि रासो जलहन, मुंज रासो अज्ञात, कली युग रासो का रसिक गोविंद, कायम खा रासो न्यामत खान जानकवि, राम रासो समय सुंदर, राणा रासो दयाराम दयाल कवि, रतन रासो कुंभकर्ण, कुमारपाल रासो देवप्रभ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुंज रासो तक। पृथ्वीराज रासो जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में और विस्तृत रूप में हम अगले वीडियो में इसकी जानकारी मैं दूंगी। तो हम जान लेते हैं पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बिसलदेव बिन इस तरह से याद रख लीजिएगा, बिन नरपति नालह आ जाएगा तो आराम से कर लेंगे आप। पज, जैसे पज परमाल रासो का जगनी, मतलब पर कई बार होता है कि जो है किसी के जैसे दूसरे के सामान को मतलब देखने के लिए जागना पड़ता है, या अपने खुद के सामान को कई बार मतलब देखने के लिए, ख्याल रखने के लिए हम जागते हैं। तो परमाल रासो के रचयिता जगनी, मतलब इस तरह से ट्रिक आप कर सकते हैं। हमीर रासो सांगधर जो है, अम्मी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो छोटे बच्चे कैसे रोते हैं, अम्मी मम्मी मम्मी ऐसा करके, तो बोलते हैं कि क्या गाना लगा के रखा है, तो सांगधर सॉन्ग इस तरह से याद कर सकते हैं। खुमान खुमान का खुद इस तरह से याद रख लीजिएगा। और विजयपाल रासो, तो विजय पाने के लिए नरसिंह भाट, जैसे कहूँ कि हम इसको इस तरह से, मतलब नल, विजय जो है वो नल पकड़ के चिल्लाने लगता है, इस तरह से याद रख लीजिए। बुद्धि रासो, बुद्धि जो है हर कोई अगर किसी के पास हो तो हर कोई जलता है, जलहन, इस तरह से याद कर सकते हैं। मुंज रासो जो है अज्ञात, मुंज रासो है अज्ञात। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रिक था, आप उसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न लोगों को याद नहीं होते हैं, तो इस तरह से भी आप ट्रिक, फिर एक बार उसकी आदत हो जाती है, जैसे नए बच्चे होते हैं उनको ट्रिक की आवश्यकता होती है, और जब पुराने हैं वो तो ऐसे ही याद रख लेते हैं। तो बस एक रिवीजन की तरह से पुराने जो विद्यार्थी होते हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए विस्तृत रूप से हम थोड़ा सा पृथ्वीराज रासो के बारे में देख लेते हैं। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, और इसके बारे में हम जान लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो है क्या चीज़। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे मत देख रहे हैं, कथन देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए कि जो चंद है हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम महाकवि स्वीकार किया है। किसको? तो चंद्रबरदाई को। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो 2 प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्रथम जो है हिंदी के प्रथम महाकवि जो है वो चंद्रबरदाई, और जो है वो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये महाकाव्य है, ये क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य, महाकाव्य। और चंद्रबरदाई जो है वो हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए गए हैं। तो इस तरह से इसको याद रख लीजिएगा। इसका समय काल आप देख रहे हैं 1168 है, और
इसके जानकारी अगर मैं दूँ तो ये विस्तृत रूप से जानकारी है कि पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा एक ग्रंथ है। 2500 पृष्ठों का जो है वो ग्रंथ है और देख रहे हो 69 समय प्रश्न कई बार बन जाता है कि 69 को मतलब खंड या कुछ ऐसा दे देता है। पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा समय है। इसका क्या है दोस्तों? समय है। 69 69 समय है। सर्ग जिसे कहते हैं या अध्याय कहेंगे हम। तो मिलान के लिए दे दिया जाता है पद्मावत या कुछ ऐसा साकेत या इसका दे दिया जाएगा। तो आप समय ध्यान रख लीजिएगा। और प्राचीन समय में जो प्रचलित है वो प्रायः सभी छंदों का इसमें व्यवहार हुआ है या प्रयोग किया है। जैसे मुख्य छंद का प्रयोग जैसे कवित, छप्पय, दुहा, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाह्या और आर्या इन का छंद का प्रयोग किया गया है। क्या क्या? कवित, दोहा जिसे दोहा कहते हैं, तोमर, त्रोटक, गाह्या और आर्या, ये सब का प्रयोग किया गया है। जैसे कादंबरी के संबंध में एक प्रसिद्ध है, मतलब क्या प्रसिद्ध है कि पिछला जो भाग था बाणभट्ट के पुत्र ने पूरा किया था। तो दोस्तों पृथ्वीराज के कुछ इस तरह से भी है कि उनके जो कुछ जो पूर्ण किया था, कहेंगे कि जो भाग थे पृथ्वीराज के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जो है वो जलहन द्वारा पूर्ण किया गया था। तो ये याद रखिएगा। कई बार प्रश्न बनता है कि इसको किसने पूरा किया था? पृथ्वीराज के पुत्र जलहन द्वारा पूरा किया गया था कुछ भाग को, पिछले भाग का भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये है। रासों के अनुसार जब एक यहाँ पे विचार मिलते हैं, शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके जब वो गजनी ले गए थे, तब कुछ दिनों पीछे चंदबरदाई वहाँ भी गए थे और चंदबरदाई वहाँ पहुँच गए थे। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जो है जलहन के हाथ में रासो पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया और जलहन के जो हाथ में रासों को सौंप दिए जाने पर उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासों में प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। दो पंक्तियां आ जाती है। पुस्तक जलहन हत दय चली गज्जन रिप काज रघुनाथ चरित हनुमंत कृप भूप भोज उद्धरिय जिमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उधरीय तिमी। तो ये दोस्तों ये भी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। ये पंक्ति दो पंक्ति है और तो जिससे पता चल जाएगा कि ये पृथ्वीराज रासो की है। पृथ्वीराज रासो का मैंने आपको बता दिया है कि प्रथम महाकाव्य माना जाता है और वीर रस का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। बात आती है अब दूसरा देख रहे हैं आप बिसलदेव रासो, जो जिसके रचयिता है बिन नरपति नालह। तो दोस्तों पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का सुप्रसिद्ध रचना है बिसलदेव रासो और इसका समय काल देख रहे हैं 1155। बहुत ही महत्वपूर्ण है समय काल भी 1155 बिसलदेव रासो नरपति नालह। इस रचना में उन्होंने स्वयं को कहीं नरपति लिखा है और बिसलदेव रासो की रचना जो है वो 14वीं शती विक्रमी की मानी जाती है और इसलिए नरपति नालह का समय भी इसी के आसपास माना जा सकता है। बिसलदेव रासो जो है वो अपभ्रंश में लिखी गई है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिसलदेव रासो क्या किस में लिखी गई है? तो अपभ्रंश में लिखी गई है और इसमें एक कथा मिलती है जिसमें कहूँ जैसे देख रहे हैं आप, भोज परमार की पुत्री जो है वो राजमती। कई बार प्रश्न बनता है इस तरह से कि बिसलदेव रासो में कौन सी रानी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा जो है वो रानी क्या थी? राजमती थी। राजमती थी और अजमेर के चौहान जो है वो राजा बिसलदेव तृतीय। कौन से? बिसलदेव तृतीय, ये ध्यान रखिएगा, बिसलदेव तृतीय। इन दोनों का विवाह हुआ था जिसमें वियोग हुआ और पुनर्मिलन की कथा भी यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता है। कैसे? राजनीति की बातों से रुष्ट होकर जब राजा जो है वो क्या करते हैं? राजा उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्ष तक जो है इस यहाँ पे वो राज्य करते हैं और राज्य में थी जब 12 वर्ष तक जो है, सॉरी दोस्तों मैं आपको फिर से बता देती हूँ। राजनीति की बातों से रुष्ट होकर जो राजा है वो उड़ीसा चले जाते हैं और यहाँ पे जो सरस शैली का प्रयोग किया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह में क्या होती है? दुखी रहती है। जो रानी है, रानी कौन? राजमती, दुखी रहती है और वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है और जब सामंती जीवन के प्रति जो है वो गहरी अरुचि का सजीव यहाँ पे चित्रण काव्य में मिलता है।
तो इस तरह से है दोस्तों, और फिर मिलन भी होता है, तो सारा वर्णन यहाँ पे दिखाई देता है और महत्वपूर्ण है। इसमें छंद जो है वो 128 छंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी ध्यान रख लीजिएगा, कई बार प्रश्न कथन और तर्क में पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो में छंद 128 छंद है या नहीं। और इसमें आप देख रहे हैं जिसमें मेघदूत व संदेश रासक की संदेश परंपरा भी यहाँ पे मिलती है, तो बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं परमाल रासों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। परमाल रासो क्या है? थोड़ा सा और बता दूं दोस्तों, बिसलदेव मूलतः गेय काव्य है। बिसलदेव जो है वो मूलतः गेय काव्य है, और जब इसकी बात करते हैं बिसलदेव के बारे में तो एक आदिकाल की ये भी जो है वो श्रेष्ठ काव्य कृति के अंतर्गत आ जाती है। तो संदेश रासक के मैंने आपको बताया है, तो संदेश जो रासक के समान ही बिसलदेव रासों की भावभूमि भी प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति दिखाई देती है। तो मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। अगला देख रहे हैं परमाल रासो। परमाल रासो जगनी, मैंने अभी भी आपको बताया है कि अपना भी धन या पर के धन को पाने के लिए, पर के धन को पाने के लिए नहीं, मतलब कोई सामान को जैसे देखना होता है, जैसे हम कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उसको सामान को खुद के देखने के लिए भी जागना पड़ता है, इस तरह से पच जगनी। समय काल जो है आपका देख रहे हैं 1865 ईस्वी समय काल है। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीरगाथात्मक रासो काव्य है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो ये रासो काव्य है वो वीरगाथात्मक रासो काव्य है। समय काल 13वीं शताब्दी माना जाता है। वर्तमान समय में इसका केवल जो नाम है वो आल्हा खंड उपलब्ध होता है। प्रश्न बनता है कई बार कि आल्हा खंड को, परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है या आल्हा खंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से तो ध्यान रख लीजिएगा, परमाल रासो आल्हा खंड उपलब्ध है। वीरगाथात्मक लोकगाथा के रूप में उत्तर भारत में बेहद लोकप्रिय रहा है, और सर्वप्रथम जो चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन जो आल्हा खंड से नाम से ही प्रकाशित करवाया था। प्रश्न बन सकता है आल्हा खंड जो है प्रकाशन किसने करवाया था? सबसे पहले तो चार्ल्स इलियट ने करवाया था। इसके आधार पर जो है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का इसका पाठ निर्धारित कर नागरी प्रचारणी सभा में इसको प्रकाशित करवाया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 लिए जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन को धिक्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पंक्ति पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति जो है बिसलदेव रासो आल्हा खंड की है। चलिए चलते हैं खुमान रासो दलपति विजय खुद। समय काल देख रहे हैं, यहाँ पे समय काल जो है दोस्तों इनका 9वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। 9वीं शती के अंतर्गत इसमें जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, किस तरह का कथानक मिलता है। तो चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि खुमान रासो में किसका वर्णन किया गया है, तो चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का वर्णन किया गया है। तत्कालीन राजाओं के सजीव वर्णन, उस समय की परिस्थितियां, यथार्थ ज्ञान तथा आरंभिक हिंदी के रूप के प्रयोग से इसके 9वीं सदी की रचना होने का अनुमान किया जाता है। और इस ग्रंथ की जो प्रामाणिक हस्तलिपि है वो पूना के संग्रहालय महाराष्ट्र में सुरक्षित है, और ये 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है कि किस रचना का जो है वो हस्तलिखित जो है वो कहाँ पे, या पुणे में संग्रहालय है या कहाँ संग्रहालय है, पूछ लिया जाता है। और 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजाओं के युद्धों और विवाहों के सरल वर्णनों से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। वीरस के साथ साथ श्रृंगार रस भी इसमें प्रधानता है। इसमें दोहा, सवैया, कवित आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं, और इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है। दोस्तों कथन है, पीऊ चित्तौड़ ना आवयु सावन पहली तीज, जो वे बाट बिरहिणी खिण खिण आवणे अणवे खीज, संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंक्षी घालिया पिंजरे छूटन रोहरे संदेह। तो दोस्तों ये जो है वो खुमान रासो दलपति विजय की पंक्ति है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला चलते हैं हमीर रासो सारंगधर के बारे में। तो इसमें जो है वो रणथंभौर के राणा हमीर का चरित्र वर्णन किया गया है, और छंद संख्या लगभग इसमें 300 है, और अहिरवाटी शैली की रचना है।
अंतिम है विजयपाल रासो नल सिंह। नल सिंह का समय काल जो है मैंने आपको बताया है कि विजय जो है वो नल पकड़कर जीत करता है, वो मतलब अन्यथा ना ले किसी, अगर विजय नाम के कोई दोस्त या विद्यार्थी देख रहे हैं तो उसका अन्यथा ना ले। तो एक ट्रिक के माध्यम से मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो विजयपाल रासो जो है वो नल सिंह है। इसका समय काल आप देख रहे हैं 16वीं शताब्दी है और 1298 इसमें स्वीकार किया गया है। तो इसका समय इसमें देख रहे हैं जो छंद है वो 42 छंद है। विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा के युद्ध का वर्णन है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जितने भी आपको मैंने बताया है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, नरपति नालह और ये सारे पृथ्वीराज रासो, इसका विस्तृत रूप से आप अध्ययन किया है और उम्मीद है कि आपको प्रश्न के माध्यम से भी और विस्तृत रूप के माध्यम से आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपको और बता दूं कि इसका विस्तृत रूप से मैं यहाँ पे और जैसे मैंने आपको बताया है उसमें प्रश्न भी आपको मैं दूंगी, जिसका आप इसको देखने के बाद प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।